आज अनफॉर्चुनेटली क्लासेस को जो है ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ रहा है किसी रीजन की वजह से। तो बायोलॉजी की बुक खोलो, हाइलाइटर्स अपने साथ लो और जो जो चीजें हम बता रहे हैं उसे फटाफट हाईलाइट करो, चीजों को समझो, आगे बढ़ो। ठीक है। बता दें कि 22 तारीख से आपका एग्जाम्स आ रहा है, तो उसी हिसाब से प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ। जो भी चीजें पास्ट में हुई है, अतीत में जो भी गलत चीजें हुई है उसको इग्नोर करो और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट आज का, दैट इज हार्मफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया, जो कि पेज नंबर 95 में है। शुरू करो। तो सबसे पहले इसमें हाईलाइट करने वाली बात है स्कैवेंजर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है। स्कैवेंजर का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैक्टीरिया के अच्छाई के बारे में दिखाया जा रहा है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारे नेचर का सफाई कर्मी है। मैंने सफाई कर्मचारी कहने का ये मतलब है, सफाई कर्मचारी कहने का मतलब है कि जो भी प्लांट, जो भी एनिमल मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ये बैक्टीरिया उन्हें खाने का काम करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द मोमेंट क्या हुआ, इन्वायरमेंट हमारा साफ हो गया। तो इसीलिए बैक्टीरिया को स्कैवेंजर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है, अब हार्मफुल रोल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिसमें बैक्टीरिया ह्यूमन को कैसे हार्म करते हैं, एनिमल्स को कैसे हार्म करते हैं, प्लांट्स को कैसे हार्म करते हैं, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ह्यूमन में वूपिंग डिप्थेरिया नाम की एक डिजीज होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। निमोनिया इंसान को होता है, ये आपने बहुत कॉमन डिजीज सुनी होगी, बच्चों में ज्यादातर होता है। बहुत ज्यादा पानी घीटने से जो है, बहुत ज्यादा पानी का यूज करने से जो है निमोनिया हो जाता है छोटे बच्चों में। वूपिंग कफ भी एक तरह का है, इन्फ्लुएंजा हो गया, गोनोरिया एक जेनेटिकल डिजीज है। ये सब डिजीज जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। कुछ एक दो डिजीज आप याद रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम याद करते हैं, देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स में जो ब्लैक लेग नाम का है, ठीक है, कोलेरा हो जाता है चिकन्स को। ठीक है। हॉर्सेस में निमोनिया दिखते हैं। ये सब भी एनिमल्स में बैक्टीरिया का होना के कारण ये डिजीज होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट में बैक्टीरिया की वजह से कौन से डिजीज होते हैं, तो रूट जो होते हैं, जड़ जो होते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब प्लांट में जड़ कमजोर हो जाएंगे तो प्लांट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जड़ ही कमजोर होगा तो कैसे प्लांट जो है प्रॉपर टिक ही नहीं पाएगा, वो तो टिक ही नहीं पाएगा। ठीक है। सॉफ्ट रूट जो होता है ये भी बैक्टीरिया के हार्मफुलनेस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया गर्ल्स। ये जो होता है, ये भी इशू प्लांट में जो होता है वो भी बैक्टीरिया की देन है। ठीक है। ओके। स्पॉइलेज ऑफ फूड, जैसे हमारे पास स्पॉइलेज ऑफ फूड का क्या मतलब होता है, हमारा मान लो कोई चिकन बनाया या फिर कोई वेजिटेबल बनाता है, तो समर के महीने में क्या होता है कि फूड खराब हो जाते हैं। इस पे भी बैक्टीरिया का ही रीजन है। ठीक है। फूड पॉइजन की अगर हम बात करें तो फूड पॉइजन, जैसे कि हमने कहा था कि कॉन्टामिनेटेड फूड मतलब सड़ा गला अगर फूड आप खाते हो, महका हुआ, जैसे आप मार्केट वगैरह में जाएंगे तो कभी कभी होता है, जैसे चिकन मोमो कोई इंसान ले लिया, चिकन खराब है या महीनों पहले का चिकन है, उसको अंदर मोमो में डाल करके सेल कर दिया, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि कॉन्टामिनेटेड फूड जो होता है वो खाते 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 एक समय फूड पॉइजन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखता है कि सर्टेन बैक्टीरिया लाइक सेल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कोलेस्ट्रोडियम, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलेस्ट्रोडियम ब्यूटालिनम। ये क्या है, ये फूड पॉइजन इज कैंड और सील्ड फूड जो होता है, जो फ्रोजन मोमो वगैरह अगर आपने देखा होगा, तो उसका खराब होने का रीजन ये है कोलेस्ट्रोडियम बेट्यूलिनम। ठीक है। ओके। जिसे ब्यूटालिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत एक ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। आपको ब्यूटालिज्म का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ब्यूटालिज्म क्या होता है इसका डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। उससे ज्यादा और कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोविपिन। बायोविपिन देखेंगे क्या होता है। बायोविपिन जो होता है, देखो विपिन मतलब क्या होता है, अस्त्र। ठीक है। तो बायोविपिन का मतलब है, यहाँ पे अगर रीड करोगे इस लाइन को तो लिखा है सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स कैन बी यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर, जिसे बायोविपिन कहा जाता है। देखो, हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से बताते हैं। बायोविपिन देखो क्या है, देखो विपिन माने क्या होता है, अस्त्र होता है। तो बायो माने
किसी ऐसे बैक्टीरिया को अस्त्र की तरह यूज करना। अस्त्र की तरह इन द सेंस, मान लो कि हमने कोई ऐसा बैक्टीरिया बनाया जिससे हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। मतलब दुनिया में राज कर सकते हैं इन द सेंस हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लाखों लोग मरेंगे, हम रहेंगे, इस टाइप का, जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है। तो बायो वेपन और बायो टेररिज्म, देखो बायो वेपन एक चीज है, एक अस्त्र है, उसे मतलब बैक्टीरिया को या उसके जहर को, उसके टॉक्सिन को एज अ वेपन यूज करने को बायो वेपन कहा जाता है। बायो टेररिज्म क्या होता है, उसी को यूज करके, उस वेपन को यूज करके हम किसी को नुकसान अगर पहुंचा रहे हैं तो वो होता है बायो टेररिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को ढंग से पढ़ो, बायो टेररिज्म को, दे आर यूज टू कॉज डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, इन लाइव स्टॉक्स, क्रॉप्स, इसे बायो टेररिज्म। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह उसी बैक्टीरिया को यूज करके खराब करना, नुकसान पहुंचाना। यहाँ पे हम एक लाइन लिखे हैं जिसका मतलब है जानबूझकर बायो वेपन का यूज करके नुकसान पहुंचाना ही बायो टेररिज्म है। ठीक है, इसके एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एंथ्रेक्स, इसको दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो यहाँ लिखता है द डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जैसे स्यूडोमोनास, अगर तुमको याद होगा तो स्यूडोमोनास करता क्या था, नाइट्रेट को नाइट्रोजन एयर में बदल देता था। तो स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया था जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करता था। दे मेटाबोलाइज इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको नाइट्रेट कहा जाता है, रिड्यूस देम टू फ्री नाइट्रोजन, उसे फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान देने का उतना जरूरत नहीं है। ठीक है, okay, so we are moving towards the next topic, that is economic importance of fungi। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ फंजाई के बारे में बताने से पहले हम एक चीज बता देते हैं, हाइफा और माइसीलियम के बीच का डिफरेंस। हाइफा क्या होता है, हाइफा चाउमीन का एक टुकड़ा को हाइफा कहेंगे, और इसी चाउमीन के टुकड़े से ढेर सारे अगर निकल गए ऐसे करके, जैसे ढेर सारे मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो ढेर सारे निकल रहे हैं यहीं से, ये पूरा जो हो गया, इस पूरे को कह लेंगे माइसीलियम। ठीक है, हाइफा एक टुकड़ा और कलेक्शन ऑफ एक टुकड़ा को क्या कहेंगे, माइसीलियम। ओके, सुनो, अब यहाँ पर लिखता है, अब यहाँ पर लिख रहा है कि ये जो है कहाँ कहाँ मिलते हैं फंजाई, डैम्प प्लेसेस, मतलब काले अंधेरे प्लेसेस में, वार्म प्लेसेस, गर्म जगह पर बहुत जल्दी उगते हैं ये। मोल्ड की बात करें तो मोल्ड आपको पता है सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड के सड़ने से ये सब उगते हैं। रेनी सीजन वगैरह जब होता है तो ज्यादा ये सारे फंजाइस दिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई में कोई भी 5 आप याद कर लेंगे। सबसे पहला है नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक, ऑब्वियसली ये ग्रीन नहीं होता, इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉन ग्रीन का मतलब होता है ये क्लोरोफिल नहीं है, हरे नहीं है, कलरलेस है, यूकैरियोट्स है ये। अच्छा, थैलस याद है, थैलस ट्रू रूट नहीं होते हैं, लीफ नहीं होते हैं। ठीक है, ट्रू रूट मतलब ओरिजिनल रूट नहीं होते हैं, लीफ नहीं होते हैं। तो इनमें ट्रू रूट लीफ नहीं होते हैं, लीफ सॉरी 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 लीफ नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होते हैं प्रॉपर प्लांट जैसा। तो इनमें वो सब कौन करता होगा, तो हाइफा, माइसीलियम, ये सब रूट की तरह काम करते हैं, स्टेम की तरह काम करते हैं, लीफ की तरह भी काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। देखो सेप्टेट क्या होता है, देखो सेप्टेट का मतलब होता है ये जो निकला हुआ है, ये सब जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, यहाँ पे जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो ब्रांचेस हैं, इसको अगर जब जूम करोगे ना तो ये ब्रांच ऐसा है, ऐसा। ठीक है, और इस ब्रांच में ऐसे करके बॉर्डर बने हुए हैं, और हर एक बॉर्डर में ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। तो जब हम गोल बना नहीं पा रहे ठीक से, ठीक है, तो यही कहने का मेरा मतलब है कि जब इसमें बाउंड्रीज, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री हम लगाए हैं, ये जो बाउंड्री लगाए हैं, जब उसमें बाउंड्री होगी तो उसे सेप्टेट कहा जाएगा। ठीक है, और जब न्यूक्लियस फ्रीली रहेगा, जैसे ऐसे है और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर है फ्रीली, कोई बाउंड्री नहीं है, तो उसे ए सेप्टेट, ए मतलब एब्सेंट, सेप्टेट माने सेप्टा माने बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर का एब्सेंट ए सेप्टेट, बॉर्डर का प्रेजेंट सेप्टेट। ठीक है,
ये फॉर्म होता है, ठीक है। हाइफा में, माइसीलियम में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। दूर से हमको नहीं समझ में आता, जब जूम करेंगे हाइफा को, एक हाइफा को अगर जूम करेंगे तो हमको दिखेगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो सेल वॉल होता है, बाल को याद रखना, इसका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। एकदम दिमाग में सबसे पहला चीज क्या रखना, सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज एंड काइटिन का बना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो काइटिन, ठीक है। सेल्यूलोज तो प्लांट में भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे फंगल सेल्यूलोज एंड काइटिन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है, ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉपिक का ही मतलब होता है। नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो ये पॉइंट्स याद अच्छे से रखना। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोल्ड पे। देखो, मोल्ड दो तरीके का होता है, म्यूकर होता है और राइजोपस होता है। दिमाग में रखना है कि म्यूकर क्या है, राइजोपस क्या है। देखो, यहाँ पर अगर हम म्यूकर की बात करेंगे तो म्यूकर और राइजोपस ऐसा होता है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस हम पहले ही बता देते हैं। देखो, राइजोपस, म्यूकर जो है वो एक डंटी है, डंटी में ऊपर स्पोर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक बेस है, एक बेस से ढेर सारी डंटियां निकली हैं और सारे डंटियों में एक एक स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक। मेरे बात को समझ रहे हो? अच्छा, अब हम लोकेट करके बताते हैं तुम लोग को। हाँ सुनो, यहाँ पर है कि ये जो म्यूकर और राइजोपस होते हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। मतलब इनके बॉडी स्ट्रक्चर में तीन चीजें देखने को मिलती है। जैसे हमारे ह्यूमन में क्या तीन चीजें देखने को मिलती हैं, पैर, शरीर, पेट एरिया और सिर, ये होता है तीन चीज। तो उसी तरह इनमें भी तीन चीज होता है। सबसे नीचे वाला जो चीज होता है उसे स्टोलन कहा जाता है। नीचे वाला जो चीज होता है उसे स्टोलन कहा जाता है, जो क्या होता है, फैलता है। जमीन पर अगर कोई चीज ऐसे लेट लेट के फैल रहा है तो वो प्रोसेस जो होता है वो स्टोलन कहता है। यहाँ पे लिखता है दीज रन पैरेलल टू द सरफेस एंड स्लाइटली आर्क्ड, मतलब ये सारे फैलने के काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइजोडियल। राइजोडियल हाइफा का क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो होता है रूट की तरह सख्त होते हैं। ये क्या होते हैं, इसका जो बेस होता है ये रूट की तरह सख्त होता है, पकड़ लेता है जमीन को, ताकि क्या हो, घटिया से घटिया कंडीशन, अगर अनफेवरेबल कंडीशन अगर वेदर की हो तो ये टूट के बिखर ना जाए, है ना। तो इसीलिए रूट लाइक स्ट्रक्चर भी जरूरी है। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ये जो फंजाई है ये थैलस की तरह है। थैलस मतलब इसमें ट्रू रूट नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम नहीं होते हैं, ट्रू लीफ नहीं होते हैं। तो उसकी जगह कुछ तो होंगे जो कि इन्हें हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए, तो उसकी जगह ये सारी चीजें हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर में कौन आ जाता है, राइजोडियल हाइफा। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, इस डंटी हाँ को जी, कहा जाता है क्या और कुछ स्पोरेंजियोफोर। क्लियर करना है इस टॉपिक? हाँ, तो मेरा एआई ऑन हो गया था, सॉरी सॉरी। ओके, स्पोरेंजियोफोर समझ में आया। स्पोरेंजियोफोर इस डंटी को कहा जाता है, इस डंडे को जिसके ऊपर स्पोर होने वाला है, ठीक है, इसे स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। तो ओवरऑल कंप्लीट हो गया ये वाला पोर्शन। अच्छा, एक और लाइन जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये कोएनोसाइट क्या होता है, इस वर्ड का क्या मतलब है, कोएनोसाइट। कोएनोसाइट का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब याद है हम तुमको हाइफा में बताए थे, माइसीलियम में, कि ढेर सारे, एक ही डंटा में देखो ढेर सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये कोएनोसाइट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसको कोएनोसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, ये वाला पोर्शन, ये म्यूकर और राइजोपस का एग्जाम्पल, इसको याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क, जैसे जैसे हम मार्क कर रहे हैं जो जो चीज, उन सबको वैसे वैसे ही मार्किंग करोगे तब जाकर समझ में आएगा, वरना नहीं कुछ भी समझ में आएगा, पहले बता रहे हैं। एकदम आराम आराम से मार्किंग करते हुए चलना, ठीक है। म्यूकर में यहाँ पर अगर देखोगे तो म्यूकर में यहाँ पे लिखता है कि राइजोडियल हाइफा जो होता है वो इनकंस्पिशियस होता है। इनकंस्पिशियस का क्या मतलब होता है, ये कहता है कि म्यूकर के अंदर जो राइजोडियल हाइफा होते हैं वो अच्छी तरह से दिखते नहीं है। हालांकि राइजोपस में जो राइजोडियल हाइफा होते हैं, ये जो राइजोडियल हाइफा है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, ठीक है। राइजोडियल हाइफा बहुत अच्छे से दिखते हैं और इनमें नहीं दिखते हैं। इनमें क्या होता है बालकों, नहीं दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या लिखा, स्टोलन। स्टोलन मतलब फैलने वाली चीजें जो होती है म्यूकर में एब्सेंट होती है। स्टोलन जो है, ये स्टोलन जो है ये म्यूकर में क्या होती है, एब्सेंट होती है। उसी तरह इसमें जो होती है वो
प्रेजेंट होती है। ये कुछ रटने वाली चीज है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्पोरेंजियोफोर, ये क्या होता है? सिंगली होता है, और यहाँ पे लिखा है स्पोरेंजियोफोर साइमल्टेनियसली। कहने का क्या मतलब है कि ये जो डंटा दिख रहा है, ये डंटा माने एक नॉड से, देखो एक नॉड से एक ही डंटा निकला है, ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो एक नॉड है, एक नॉड से यहाँ 3 डंडे निकले हैं, 1 2 और 3। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो एक स्पोरेंजियोफोर होता है उसमें से एक ही डंटा निकलता है, ठीक है। बट यहाँ पे राइजोपस में क्या होता है कि एक स्पोरेंजियोस्पोर से, नॉट स्पोर, स्पोरेंजियोफोर से साइमल्टेनियसली फॉर्म सिंगल नॉड्स। कहने का क्या मतलब है कि एक नॉड से, एक तल्ला से ढेर सारे डंडे निकल रहे हैं। यही कहने का मतलब है इसका। तो 3 चीज एकदम अच्छे से याद रखना। सबसे पहला चीज म्यूकर में क्या है कि राइजोडियल हाइफा इनकॉन्स्पिशियस है, और राइजोपस में जो होता है वो दिखता है, ठीक है। दूसरा चीज, स्टोलोन जो होता है वो म्यूकर में एब्सेंट होता है और इनमें प्रेजेंट होता है। और प्रोस्टेट आर्क का क्या मतलब होता है? प्रोस्टेट आर्क का मतलब होता है इनके हाइफा जो होते हैं ना, स्टोलोन, वो लेटे हुए होते हैं। लेटे हुए इन द सेंस सरफेस पे लाई डाउन होते हैं। तो सरफेस पे जो चीज लाई डाउन होता है, लाई डाउन होकर फैलता है, उसे प्रोस्टेट आर्क कहते हैं, ठीक है। और हाइफा लाई डाउन हो रहा है, इसीलिए प्रोस्टेट आर्क्ड हाइफा। ओके। थर्ड पॉइंट, स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर जो है वो एक डंडे में होता है म्यूकर में, और यहाँ पर राइजोपस में क्या होता है, एक ही नोड से, मतलब एक ही तल्ला से ढेर सारे डंडे निकलते हैं, ठीक है। ये म्यूकर और राइजोपस का एग्जाम्पल है, तुमको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आता है? देखो, न्यूट्रिशन कहने का मतलब है कि राइजोपस और म्यूकर जो होता है वो कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक, मतलब दूसरे से न्यूट्रिशन लेने वाले होते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सड़े गले चीजों से न्यूट्रिशन लेने वाले। ब्रेड जब सड़ता है तभी उसमें राइजोपस और म्यूकर उगता है, क्योंकि सड़ा हुआ गला हुआ न्यूट्रिशन जो होता है वो राइजोपस और म्यूकर को बहुत पसंद है। ओके। यहाँ पे एक वर्ड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। क्या होता है? तो देखो, ये पूरा प्रोसेस को हम बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब सड़े हुए ब्रेड में या सड़े हुए चीज में जब हाइफा उगते हैं, तो वो हाइफा नीचे तक जाते हैं और उस सड़े हुए चीजों से यूजफुल इंजाइम को खींचते हैं। इंजाइम्स लाइक प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंजाइम्स है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है। और उन सब को क्या करते हैं, वो हाइफा ना खींच के, वो प्रोटीन्स वगैरह को खींच कर वहीं पर तोड़ देते हैं, क्योंकि देखो गुट्टा प्रोटीन वो ले नहीं सकता है, तो टूटा टूटा प्रोटीन लेगा, छोटे छोटे फॉर्म में लेगा, तो छोटे छोटे फॉर्म में वहीं पर तोड़ देता है, ठीक है। तब जाके वो अंदर जो है वो क्या, अंदर एंट्री करता है, अंदर लेता है उस न्यूट्रिशन को, किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में लेता है वो, ठीक है। जैसे एक छोटा बेबी होता है ना, एक छोटा बेबी ना बड़ा सा कॉर नहीं खा सकता, तो उसको छोटा छोटा करके जो है पेस्ट करके भी खिलाते हैं, ठीक है। पेस्ट करके क्यों खिलाते हैं चीजों को? ताकि उसे डाइजेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो यहीं पर उसको आधा डाइजेशन का काम तो उसका बाहर ही हो जाता है। तो इसी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब होता है कि वैसे हाइफा जो कि क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ब्रेक होते हैं, क्या बॉडी के बाहर ही ब्रेक हो रहे हैं, डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट भी बॉडी के बाहर ही हो रहे हैं, तब जाकर वो ऑयल और ग्लाइकोजन की फॉर्म में अंदर ले रहा है उस चीजों को, तो उसे, इस प्रोसेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। मतलब बॉडी के, फंगस के बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है। ओके। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें बात हो रही है। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना याद रखना है, और कुछ वैसा है नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, यूनिसेल्युलर फंजाई। ईस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल का बना हुआ है। इसके जीनस का नाम नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ओके। फर्मेंटेशन क्या होता है, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। फर्मेंटेशन होता क्या है? तो गाइस यहाँ लिख रहा है कि ईस्ट रेस्पायर एनेरोबिकली। ईस्ट जो होता है रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करता है एनेरोबिकली विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 एंड इथाइल अल्कोहल। कहने का मतलब है ईस्ट जो होता है, जहाँ पे ईस्ट उगते हैं ना, वो बहुत ज्यादा उस प्लेसेस में बहुत ज्यादा CO2 और इथाइल अल्कोहल उग जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा CO2 और इथाइल अल्कोहल
उग जाता है, जिस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अगर तुमको याद हो तो ब्रेड वगैरह जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं। ईस्ट डालने से क्या होता है कि ब्रेड में हल्का जो छेद छेद दिखता है ना, वो CO2 की वजह से वो छेद आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आया। तो ईस्ट का ये यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमको ये वाला पोर्शन, ये सिनेरियो बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा। ठीक है, कि ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना, इथाइल अल्कोहल कैसे बना, तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है, वहां से क्या बना, C2H5OH इथाइल अल्कोहल बना, और क्या बना, CO2 बना, और ATP बना, एनर्जी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है इंपॉर्टेंट कि ईस्ट जो होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो बडिंग से करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करेगा तो कॉन्जुगेशन प्रोसेस से करेगा। ये रट लो, इंपॉर्टेंट है। ईस्ट अब किस 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 चीज में यूज होता है, तो देखो ईस्ट बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में ईस्ट का बहुत ज्यादा यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है और भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जैसे विटामिन ई लेता है बहुत लोग, विटामिन बी के जो कैप्सूल्स वगैरह आते हैं न्यूट्रिशन के लिए, बोलते हैं जब किसी के शरीर में विटामिन की, किसी विटामिन बी या ई की कमी होता है तो उसे अलग से एक सप्लीमेंट दिया जाता है, या बोलो कि एक टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, वो भी जो है ईस्ट से ही बना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखता है, ये वाला लाइन को देखो, ओवर लास्ट 2 डेकेड, मतलब 20 साल से तक East have found extensive use in genetic research. In 1996, scientists got success decoding the entire sequence of Saccharomyces cerevisiae. अच्छा, it contains 6,000 genes because of the rapid multiplication. It अच्छा देखो, एक चीज तो आपको जीन्स का मतलब प्रॉपर नहीं पता है। ठीक है, दूसरी चीज तुमको क्या नहीं पता है, ये डिकोडिंग वाला वर्ड, ये डिकोड क्या होता है। ठीक है, तो ये लाइन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए इसको कोशिश करना है इग्नोर करने का। ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि ये डिकोडिंग वगैरह ये सब बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का पोर्शन है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो 10th में 12th में देखने को मिलता है, इसीलिए चीजों को इग्नोर करना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मशरूम के बारे में। ठीक है, मशरूम में कैसे कल्टीवेशन करना है इसकी बस कहानी सुनो। ठीक है, अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट में जितनी भी इंफॉर्मेशनल चीज थी वो सारी हमने हाईलाइट करवा ली है, लिखवा दी है। ठीक है, तो ध्यान से चीजों को सुनना, समझना, और रिपीट भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जब क्लास होगा तो डाउट भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये पहली बार ऐसा डिजिटल क्लास ले रहे हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट मेरा एक काम था, एक मीटिंग था जिसको अटेंड करने के लिए हमको डिजिटली रिकॉर्ड करना पड़ा चीजों को। ओके, सो बढ़ते हैं आगे मशरूम की तरफ, कि मशरूम कैसे बनते हैं, कैसे कल्टीवेट होते हैं। ये याद रख लो, क्योंकि अगर जीवन में कुछ नहीं हो पाया तो मशरूम कल्टीवेट करेंगे हम लोग सब कोई मिलकर, और जो है बहुत पैसा है मशरूम में, बिजनेस करेंगे हम लोग। तो सुनो, मशरूम आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल फंजाई। पूरे फंजाई में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप किसका है, मशरूम का है। मशरूम अलग अलग तरीके के आते हैं, बटन मशरूम आते हैं, स्ट्रॉ मशरूम आते हैं, ओएस्टर मशरूम हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मशरूम को कैसे ग्रो करना है, अब देखो बिजनेस माइंडेड थॉट। मशरूम सबसे पहली बात है कि ये जो होते हैं ये विंटर के सीजन में बहुत अच्छा होता है, और जो हिली स्टेशन में, हिली एरिया में जो रहते हैं वो तो पूरा 12 महीना जो है मशरूम उगाते हैं। मशरूम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा रूम लेना पड़ेगा जो कि बहुत अच्छा वेंटिलेशन है, मतलब हवा वगैरह आता जाता है। दूसरा चीज, आपको कंपोस्ट बनाना होगा। कंपोस्ट माने मिक्सचर बनाना होगा। क्या 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 मिक्सचर, व्हीट का लेना होगा, चिकन मैन्यूर लेना होगा, अमोनिया सल्फेट लेना होगा, यूरिया लेना होगा, सबको मिक्स कर लेना होगा थॉरली, और एक ट्रे में उसको सजा देना होगा। उसे फिलिंग कहते हैं। फिलिंग मतलब क्या होता है, अ कंपोस्ट इज फिल्ड इन अ ट्रे, उसे ट्रे में पूरे गुंडी को, उसे गुंडी कर लेंगे, गुंडी करके उसको सजा देंगे ट्रे में। ठीक है, स्पॉनिंग क्या होता है, स्पॉनिंग का मतलब होता है गाइस, यहाँ पे लिखता है द माइसीलियम। अब देखो मशरूम का बीज नहीं, मशरूम में जो माइसीलियम है, माइसीलियम याद है ना क्या होता है, हाइफा का पूरा नेटवर्क को माइसीलियम कहते हैं, वो उस ट्रे में फर फर करके पूरा डाल देंगे। ठीक है, द माइसीलियम इज सिलेक्टेड मशरूम इज इंट्रोड्यूस इनटू द कंपोस्ट, मतलब उस कंपोस्ट में डाल देंगे। अब ये क्या करेंगे, ट्रे को 1 बाय 1 करके सजा देंगे। देखो एक ट्रे में तो कल्टीवेशन नहीं करोगे ऑब्वियसली, हमको बहुत ज्यादा बल्क में कल्टीवेट करना है, तो 10-12 ट्रेज होंगे, तो एक करके एक पे एक करके अच्छे से सजा के रख देंगे रैक में अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, दैट इज केजिंग। केजिंग क्या होता है, सी यहाँ छूट गया है,
ठीक है। केजिंग क्या होता है? तो केजिंग मतलब होता है कि अब उसी ट्रे में सॉइल दे देंगे, ठीक है। पतली लेयर एक सॉइल की बिछा देंगे, इसलिए सॉइल बिछाते हैं ताकि क्या हो, क्योंकि सॉइल एक ठंडी चीज है तो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सॉइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता है क्रॉपिंग एंड देन हार्वेस्टिंग। क्रॉपिंग क्या है कि ये काम करने के बाद आफ्टर 15 to 20 days ऑफ केजिंग फर्स्ट क्रॉप पिन हेड इज विजिबल। क्या होगा, मशरूम की सर थोड़ी थोड़ी दिखने लगेगी, छोटे छोटे मशरूम्स दिखने लगेंगे। उसके बाद थोड़े दिन बाद मशरूम पूरी पूरी बड़ी हो जाएगी, जो उसका ओरिजिनल साइज है वो हो जाएगा। उसके बाद आप उसको आराम से हार्वेस्ट कर लोगे, मतलब उसको तोड़ लोगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन, अब देखो जितना मान लो आपके 10 किलो मशरूम आपने बनाया, मे बी आपने 5 किलो मशरूम उगाया है, तो उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके भी रखना जरूरी है, क्योंकि आज उगाया है तो आज ही सेल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मे बी कल सेल हो सकता है, परसों सेल होगा। तो उसको प्रॉपर प्रिजर्व करके भी रखना होगा अच्छे से। एसी में कहते हैं वो, तुम्हारा फ्रिज में प्रॉपर प्रिजर्व करके उसको रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मशरूम बनाना। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होंगे ये सब तुम लोग पढ़ लेना, कुछ वैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिकॉशन क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशन का मतलब है कि प्रॉपर जो होता है, जो घर में आप मशरूम उगा रहे हैं वो थोड़ा एयरी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि हवा आए जाए, ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो बरकरार रहे, ये सब है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कुछ ऐसे मशरूम भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना, कुछ ऐसे मशरूम भी हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। दैट इज फ्लाई एगेरिकस, बहुत खूबसूरत दिखती है, हम भी पिक्चर डालते हैं तो तुम देखना। डेथ कैप, ये कुछ ऐसे पॉइजनस मशरूम है जो कि खा लोगे तो खत्म, ठीक है। टोडस्टोल, ये भी बहुत हाईली पॉइजनस है, ठीक है, मार भी सकता है ये मशरूम, ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, हम दिखाते हैं तुमको, एक सेकेंड। एक दिखाता है टोडस्टोल, ये ये देखो, ये मशरूम जब आप खाएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो कृपया करके ये मशरूम अवॉइड करें जब भी देखें, कहीं भी पहाड़ों पे देखें तो। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में भी देखते हैं, कुछ बैक्टीरियाज और फंजाइज का डिफरेंस बिटवीन देखते हैं, इसमें से भी कोई 5 जो है करके जाना। सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहले सेल्यूलैरिटी अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, और फंजाई जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, ओके। एंड नेक्स्ट वी हैव सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है, और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डीएनए अगर हम देखेंगे तो इनक्लोज नॉट इनक्लोज, मतलब डीएनए जो होता है वो कैसा पड़ा रहता है, इसका मतलब होता है कि डीएनए खुला खुला पड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है कि इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो इनक्लोज होता है, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो है बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है, तो इसमें बहुत सारी चीज जो होंगी वो एडवांस लेवल की नहीं होंगी इनकी सेल स्ट्रक्चर। और यूकैरियोटिक है फंजाई, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जो सेल स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही एडवांस लेवल पे होगा। इनकी जो साइज होती है बैक्टीरिया की वो माइक्रोस्कोपिक होती है, और इनकी भी कुछ कुछ फंजाई की भी कुछ कुछ माइक्रोस्कोपिक होती है, और कुछ कुछ बड़े साइज की होती है। जैसे मशरूम एक फंजाई है बट हमको अच्छी तरह से आंखों से दिखता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है भाई, तो ये जो होते हैं वो हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो हुआ, ऐसा समय आया जब ये दूसरे से फूड नहीं ले पाएंगे, न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, तो ये खुद से भी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकी फंजाई की, अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, जैसा कि हम बहुत अच्छे से आपको, तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताएं कि डाइजेशन कैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। और हेट्रोट्रोपिक का क्या मतलब होता है, ये लाइन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, दिखाते हैं, एक सेकेंड। हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इधर ही कहीं तो पढ़ाए थे ना अभी। अ, 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 ये यहाँ पर लिखा है ना। चलो भाई, तो 5 हमने बता दिए, अब पांचों को एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छे से। जिसको रेस्पिरेशन पढ़ना है वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, कि एरोबिक है एनारोबिक दोनों है, और फंजाई में सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है।
जो जो याद करना है कर लो अपना याद फिर, है ना। अच्छा नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेडिसिनल यूज। इसमें से कोई एक याद रखोगे बहुत बड़ी बात है। देखो सबसे पहला चीज क्या याद रखना है कि अभी तक में 25 तरह के एंटीबॉडी बन चुके हैं या फिर एंटीबायोटिक बन चुके हैं। किसके हेल्प से? किसके हेल्प से? फंजाई की हेल्प से, राइट, कि बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक याद रखो इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियन, एकदम नेशनल क्वेश्चन है, इससे आता है कि पेनिसिलियम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि वॉर के टाइम में यूज हुआ था, ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था। वो किस फंजाई को लेके बना था? तो पेनिसिलियम नोटेटम को लेकर के बना था, ठीक है। नेक्स्ट हमको याद रखना है कि कौन सा, उस समय वॉर में ना बहुत सारे सोल्जर्स को निमोनिया हो जाता था, तो निमोनिया हो जाता था तो पेनिसिलियम नोटेटम का यूज करके इन्होंने पेनिसिलियन नाम की दवाई बनाई थी, दैट इज एंटीबायोटिक बनाई थी। और पेनिसिलियम नोटेटम एक तरह का फंजाई है, ठीक है, ये याद रख लोगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज रोल ऑफ बेकरीज। देखो एक और चीज है कि विटामिन वगैरह भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फंजाई से बने हुए हैं, बहुत सारे प्रोटीन वगैरह भी हैं जो फंजाई से बने हैं, इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेकरीज वगैरह में भी, चीज बनाने में भी फंजाइस का यूज होता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो केक जो होता है, केक में किसकी जरूरत पड़ती है? ईस्ट की जरूरत पड़ती है। ईस्ट क्या है? फंजाई है, सिंपल सी बात है। ब्रेड बनाने में यूज होता है। चीज प्रोसेसिंग में लिखता है सेवरल स्पाइसेस ऑफ पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये दोनों फंजाई है जो कि चीज में फ्लेवर का काम करते हैं, ठीक है। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में लिखा है मेनी ऑर्गेनिक एसिड, जैसे सिट्रिक एसिड की बात करें, आर सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम फंजाई, फंजाई से बनाए जाते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, ओके। ब्रीवेयर, ब्रीवेयर का मतलब दारू दवा की बात हो रही है, नॉट दवा, दारू की बात हो रही है यहाँ पे, कि जितने भी वाइन है, जितने भी बियर है, जितने भी विस्की है, ये भी किससे बनते हैं? ईस्ट से। और ईस्ट क्या है? एक तरह का फंजाई है, और उसका नाम क्या है? उस फंजाई का सेकेरोमाइसीस से बनते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख रहा है बियर इज prepared from barley maltose and wine from grapes by fermentation। fermentation मतलब सड़ा गला के ग्रेप्स को वाइन बनाया जाता है। बार्ले जो है बियर बनाने के लिए यूज होता है, बहुत से बियर बहुत से बार्ले याद रखना, और वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। द फंगस एम्प्लॉय इज यूनिसेल्युलर ईस्ट जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। ये जो फंगस है, ये जो फंजाई है, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि क्या ब्रीवेयर कंपनीज में, ब्रीवेयर माने दारू वारू बनाने की कंपनीज में कौन सी फंजाई का यूज होता है? तो इसका नाम है सेकेरोमाइसी सेरिवेसी, जो कि एक ईस्ट है। हमेशा याद रखना बालकों कि फंजाई जो होता है, एक सेकेंड, एक ब्लैंक पेज लेने दो पहले। यहाँ पे फंजाई जो होता है, तो देखो फंजाई जो है उसके अंदर आता है ईस्ट, ठीक है। फंजाई जो फैमिली है, जो फंजाई है, उसके अंदर आता है ईस्ट, और ईस्ट में भी कौन सा? सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि किसमें जरूरत पड़ता है? ब्रीवेयर बनाने में। ब्रीवेयर मतलब बियर हो, दारू हो, सुट्टा, नॉट सुट्टा, दारू वगैरह हो, वाइन वगैरह बनाने में जो फंजाई का यूज होता है वो क्या है? एक तरह का ईस्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गया? आ गया होगा। अब आता है हार्मफुल फंजाई। हमको लग रहा है ये वाला पॉइंट तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से समझाते हैं। देखो देखो फंजाई है ना, फिर से एक बार समझा रहे हैं, ठीक है। मेरा पता नहीं गट्स कह रहा है कि ये वाला पॉइंट तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। फंजाई जो है ना, ठीक है, फंजाई के अंदर आता है ईस्ट, ठीक है। फंजाई के अंदर क्या आता है? ईस्ट, ठीक। और ईस्ट में एक एग्जांपल अगर पूछे तो क्या ना होगा? सेकेरोमाइसी सेरिवेसी। क्या होगा? सेकेरोमाइसी। मेरे साथ रिपीट भी करते रहो, तब फील होगा कि क्लास में हो। सेकेरोमाइसी सेरिवेसी, ओके ओके। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, हार्मफुल फंजाई क्या होता है। बालकों देखो हार्मफुल फंजाई जो होते हैं, अब जैसे कि हम लोग अभी तक इससे पहले जो है बैक्टीरियाज में देखे हार्मफुल और यूजफुल देखे, उसी तरह फंजाई में भी देखेंगे हार्मफुल यूजफुल। यूजफुल वाला सारा देख लिए, अब हार्मफुल देखेंगे। हार्मफुल में क्या क्या है? ह्यूमन को कौन सा डिजीज फंजाई से हो सकता है? तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है, दांत खाद खुजली, है ना, ये सब जो होता है ये क्या होता है? ह्यूमन डिजीज के कारण होता है। प्लांट में फंजाई से कौन सा डिजीज हो सकता है? तो प्लांट में व्हाइट रस्ट अगर हो जाता है,
है, ठीक है। क्रूसीफेरा एक फैमिली है, क्रूसीफेरा माने प्लांट की एक फैमिली है, जिसके फैमिली में अगर व्हाइट रस्ट हो रहा है तो वो फंजाई की वजह से हो रहा है। यहाँ लिखता है डाउनी मिल्डो ऑफ ग्रेप्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे ये मैंने ऐड किया एक स्क्रीन, ये ग्रेप्स के पत्ते में ऐसा ये सफेद कलर का जो धब्बा दिख रहा है, ये भी फंगस की वजह से होता है। अब तुम अगर कभी नोटिस किए होगे तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो सफेद सफेद धब्बों में होता है ना। अगर इंसान में भी हो जाता है ना तो वो सफेद धब्बों में, अगर हम लोग ऐड देखते हैं इचिंग वगैरह का, है ना, तो उसमें भी सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। और धब्बा अगर पास से देखोगे तो लगेगा ढेर सारा घाव मिला के एक कॉलोनी बना दिया है, इस टाइप का लगेगा। तो ये होता है हार्मफुल डिजीज ऑफ फंजाई, एनिमल में बोलो चाहे प्लांट में बोलो। फूड में भी होता है, जैसे मान लो कि कोई दूध वगैरह अगर खराब हो गया, मान लो दूध का डेट है कल तक और परसों तरसों तक चला रहे हैं तो खराब हो जाता है, महक जाता है, फट जाता है दूध। फल भी खराब हो जाता है, फ्रूट वगैरह काफी टाइम तक रखोगे तो खराब हो जाएगा, वेजिटेबल खराब हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है? पेनिसिलियम एगारिकस एगारगलस, सॉरी एस्परजिलस, सॉरी सॉरी लगातार बोल रहे हैं जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट हाँ चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो करना होगा। पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, ये दो जो है ये क्या करता है, फूड सड़ाने वगैरह में जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस टाइप के फंजाई। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल डेटेरियोरेशन। इसका मतलब क्या होता है, सुनो ढंग से। ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन का क्या मतलब होता है, यहां पर लिखता है कि द फंजाई स्पॉइल अ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स सच एज क्लोथिंग, लेदर गुड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन। मतलब को ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन का मतलब होता है, जैसे कपड़े वगैरह अगर तुम देखोगे, ठंडी के कपड़े अब अगर निकालेंगे हम लोग अलमारी से तो देखोगे किसी किसी कपड़े में ना फंगस वो सादा सादा लग जाता है, तो वो भी एक ट्रॉपिकल डिटेरियोरेशन का एग्जांपल है। फोटोग्राफ वगैरह में भी फफूंदी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो लग जाता है ना। लेदर के अगर कपड़े रहेंगे तुम्हारे पास या लेदर की चीजें रहेंगे तो उसमें भी बहुत सारे धुंधला धुंधला वो फंगस लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है। एक्चुअली होता क्या है ना, तो यहाँ पर लिखा है द वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग मानसून आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजाई। मानसून के समय क्या होता है, वो कपड़ा अंदर रहता है। मानसून के समय क्या होता है कि ह्यूमिडिटी भी एकदम पीक पे रहती है, वार्म भी, गर्मी का भी मौसम रहता है, क्योंकि कभी कभी देखोगे तो बारिश बहुत ज्यादा होती है उसके बाद गर्मी हो जाती है। तो ये सब सीजन में क्या होता है, फंजाई ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक लास्ट चीज जो हम बताना चाहेंगे तुमको, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। बताना नहीं चाहेंगे, ये हमारा होमवर्क रहेगा आने वाले समय में। हम चाहते हैं कि तुम फूड प्रिजर्वेशन को हमको एक्सप्लेन करके बताओ। अगर हमको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिए ये पूरा पेज, तो हम समझ जाएंगे कि पीछे का पेज भी तुमको बहुत अच्छे से आ रहा होगा, या तुमने इस वीडियो को, ये जो 40 मिनट का वीडियो है, तुमने बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है। तो आई होप कि होपफुली 40 मिनट का जो वीडियो है तुमको समझ में आया होगा। 1 घंटे का वीडियो नहीं बनाए हैं, 40 मिनट का बना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आराम से करो, चैप्टर आराम से कंप्लीट हो चुका है हमारा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई हमारा फाइनली कंप्लीट होता है। याद रखना 22 तारीख से एग्जाम है, तो जो हो गया है उसको भूल जाएंगे और जो आने वाला है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।